नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु में प्लेज। गिरवी कौन रख सकता है या उन व्यक्तियों द्वारा गिरवी जो वस्तु के स्वामी नहीं है, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। तो वैसे तो क्या है कि हमने किया है कि गुड्स वही पर्सन गिरवी रख सकता है जिसकी ओनरशिप है, ठीक है। जो दूसरे पर्सन हैं वो गुड्स को जो है प्लेज नहीं कर सकते। लेकिन जो अब सिचुएशंस बताई गई हैं उनमें वो पर्सन्स भी जो है प्लेज कर सकते हैं जो वस्तु के ओनर नहीं हैं। जैसे सबसे पहले है हमारा प्लेज ऑफ गुड्स बाय मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है। सेक्शन 178 क्या कहता है, अगर कोई व्यापारिक एजेंट, ठीक है। व्यापारिक एजेंट कौन होता है? व्यापारिक एजेंट वो होता है जो बिज़नेस में गुड्स जिसको बेचने का, परचेज़ करने का या गुड्स को प्लेज करने का जिसे राइट मिला होता है, ठीक है। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 29 में बताया गया है कि एक जो व्यापारिक एजेंट है, एक मर्केंटाइल एजेंट है, उसे राइट होता है कि वो गुड्स को ख़रीद सकता है, बेच सकता है या फिर प्लेज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा एजेंट अगर गुड्स को गिरवी रखता है, अपने राइट्स अगर उसे मिले हुए हैं और ओनर की उसे सहमति मिली हुई है और उसे ये राइट मिला हुआ है कि वो गुड्स को प्लेज कर सकता है और ऐसा वो जो ओनर है उसके इंटरेस्ट में ही कर रहा है, तो ये जो प्लेज है ये क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो यानी कि वो ओनर नहीं है फिर भी वो गुड्स को क्या कर सकता है, प्लेज कर सकता है क्योंकि उसे ऐसा राइट मिला हुआ है। अब एक नौकर है, वो भी माल की देखभाल करता है लेकिन वो जो है वो प्लेज नहीं कर सकता, जबकि व्यापारिक एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट को ये राइट मिला होता है, ठीक है। और अगर वो अपने ओनर की सहमति से काम कर रहा है तो वो ओनर ना होते हुए भी प्लेज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्लेज वेयर पानर हैज़ लिमिटेड इंटरेस्ट इन गुड्स। जब गिरवी रखने वाले का माल में सीमित हित हो, तो सीमित हित है तो वो अपने हित तक का ही जो है वो गिरवी रख सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल है आपका कि ए को जो है एक घड़ी मिली रास्ते में, ठीक है, उसके ऊपर उसने खर्चा कर दिया 50 रुपये का, ठीक है। फिर उसने वो घड़ी क्या कर दी, प्लेज कर दी 100 रुपये में, ठीक है। तो अब वो घड़ी किसकी है, बी की है, तो बी ए को 50 रुपये देकर वो अपनी घड़ी लेकर आ सकता है, ठीक है। तो ए का जो राइट है वो कितना है, उसने कितना खर्चा किया है उस घड़ी के ऊपर, 50 रुपये। 50 रुपये तक का ही वो क्या कर सकता है, गिरवी रख सकता है, जितना उसका इंटरेस्ट है। अब उसने गिरवी रख के 100 रुपये ले लिए, तो अब जो ओनर है वो कितने रुपए दे सकता है उसको, वो उसको 50 रुपये ही देगा और वो अपनी गुड्स वापस ले आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अगर गुड्स कोई प्लेज की गई हैं तो उसमें क्या होगा, तो सेक्शन 178A क्या कहता है कि अगर प्लेजर ने जो गुड्स का अधिकार है, यानी कि गुड्स को जो उसने पोजेस किया है, लिया है, वो कोएर्जियन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के अंडर लिया है और कॉन्ट्रैक्ट के वॉइडेबल हो जाने से पहले ही वो गिरवी रख देता है, ठीक है, तो ऐसा जो प्लेज है वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अगर वो वॉइडेबल होने से पहले ही गुड्स को रख देता है प्लेज, तो ऐसा प्लेज क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन जो प्लेजी है यानी कि जो पानी है उसे इस बात का ना पता हो कि गुड्स कैसे प्राप्त की गई हैं, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या कोएर्जियन के अंडर प्राप्त की गई हैं, ठीक है। तो वो जो प्लेज है वो क्या होगा, वो वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्लेज बाय को ओनर इन पोजेशन ऑफ गुड्स।
अगर गुड्स के एक से ज़्यादा ओनर हैं तो वो क्या बन जाते हैं, को ओनर। और मान लिया एक ज्वेलरी है, उसके 3 ओनर हैं, ए बी और सी, या ए बी और सी ने शेयर्स खरीदे हुए हैं एक कंपनी के, और ए के पास वो शेयर्स पड़े हैं, ठीक है, 5 लाख के शेयर्स खरीद रखे हैं इन्होंने और ए के पास पड़े हैं। ए बी और सी की सहमति से वो शेयर्स क्या कर देता है, गिरवी रख देता है, तो ये भी जो प्लेज है ये वैलिड मानी जाएगी। इसके बाद है प्लेज बाय ए बायर इन पोजेशन बिफोर सेल इज़ कम्प्लीटेड। अगर सेल के कंप्लीट होने से पहले ही, ठीक है, जो प्लेजर है, जो पानर है, वो गुड्स गिरवी रख देता है। अब कैसे कि अभी जो है सेल का कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ऑनर की कंसेंट से गुड्स जो है वो क्या रख दी गई, गिरवी, तो ये भी वैलिड प्लेज मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल है, जैसे हम गुड्स हायर परचेज पे ख़रीदते हैं, तो हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट देनी होती है, और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाती है तब जाके ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है परचेज़र को, ठीक है। अब गुड्स तो परचेज़र के पास रहती हैं, ठीक है, जिसने ख़रीदी हैं गुड्स तो उसके पास हैं, और वो जो ओनर है, सेलर है, उसकी सहमति से अगर वो गुड्स क्या कर देता है, कंप्लीट होने से पहले ही अगर वो गिरवी रख देता है, ठीक है, तो जो प्लेजी है अगर वो उसको उन गुड्स को ले लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो ये प्लेज भी क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो इस तरह से है ये। जैसे एक एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है कि विजय एक मशीन हायर परचेज पर ख़रीदता है और माल का पूरा मूल्य चुकाने पर ही उसे क्या होगा, ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी, लेकिन इससे पहले ही वो किसको प्लेज कर देता है, गुड्स वो किसी और को प्लेज कर देता है, ठीक है, और जो वो दूसरा पर्सन है वो उसे स्वीकार कर लेता है, उन गुड्स को, मशीन को उसने स्वीकार कर लिया, तो ये क्या है, वैलिड प्लेज हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो ओनर है उसकी सहमति से ऐसा होना चाहिए, उसको बताकर वो ऐसा करे, ये तो ये वैलिड प्लेज माना जाएगा। अब है राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट थर्ड पार्टी। तो इसमें क्या है, सेक्शन 180 क्या कहता है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति दोषपूर्ण ढंग से, ठीक है, बेली को, अब यहाँ पे हम राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट थर्ड पार्टी पे आ गए, ठीक है, बेली को गुड्स को यूज़ करने के राइट से उसको मना करता है गुड्स को यूज़ करने के लिए, या उसको कोई डैमेज कर देता है, तो जो बेली है वो एक ऑनर की तरह ही एक्ट करेगा, या बेलर या बेली में से कोई भी पर्सन ऐसे थर्ड पर्सन के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, उसके अगेंस्ट केस कर सकता है, ठीक है। भी कहने का मतलब क्या, अगर कोई थर्ड पार्टी बेली को गुड्स यूज़ करने में जो है उसे एक गुड्स यूज़ करने से मना करता है, ठीक है, तो बेलर या बेली में से कोई भी पर्सन उस पर्सन के अगेंस्ट केस कर सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 181 क्या कहता है कि जो भी अमाउंट मिलेगा ऐसा केस करने से, तो बेलर और बेली आपस में उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अगर जैसे किसी ने केस के उन्होंने आधे आधे पैसे दिए हैं केस करने पर, तो उन दोनों को आधा आधा अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसको आपने अच्छे से करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछ लेना, ठीक है। आपका जो है ये 15 और 16 चैप्टर का आपका टेस्ट है संडे को, तो ये आपने अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करने हैं।